हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हमने प्रीवियस लेक्चर तक हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का टॉपिक डेथ ऑफ द पार्टनर कंप्लीट कर लिया। ओके, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारे वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, ये हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फर्स्ट लेक्चर है। एक्चुअली इट इज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्लस डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन में दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, फर्स्ट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड सेकंड इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, उससे पहले मैं आपको तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करूं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर तीन टर्मिनोलॉजी चलती है। फर्स्ट इज व्हाट पार्टनर्स, सेकंड इज व्हाट पार्टनरशिप फर्म एंड थर्ड इज व्हाट पार्टनरशिप। ये तीन टर्मिनोलॉजीज बेसिकली चलती हैं। ओके, हम इन तीनों के मीनिंग के ऊपर बात करें। पार्टनर्स जो होते हैं ये बिजनेस के ओनर्स होते हैं, वो लोग जो बिजनेस को एक्चुअली रन कर रहे हैं, वो पार्टीज जिन्होंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, दोज आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। ये नेशनल एंटिटी होती है। ओके, पार्टनरशिप फर्म इज द एंटिटी, ये अपने आप में एक बिजनेस एंटिटी है। ये एक बिजनेस एंटिटी है जिसके ऊपर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, और इसी एंटिटी के हम स्टार्टिंग से अकाउंट्स पढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हो, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ द पार्टनर हो, हर चीज को हमने पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। मींस पार्टनरशिप फर्म इज एन एंटिटी, इट इज अ बिजनेस एंटिटी जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे अभी तक जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थे वो हम मेंटेन करते चल रहे थे। ओके फाइन। एंड थर्ड इज व्हाट पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। ओरल एग्रीमेंट होगा तो जस्ट जनरल ओरल एग्रीमेंट के लायक, रिटर्न होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओके, अब हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट इज व्हाट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड सेकंड इज व्हाट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये दो टर्मिनोलॉजीज हम अक्सर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब मैंने क्या कहा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला मींस वी आर डिसॉल्विंग द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एग्रीमेंट को डिसॉल्व करना मींस एग्रीमेंट को खत्म कर देना। ठीक, तो एग्रीमेंट खत्म हो जाने से एंटिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उनके बीच के जो आपस की टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वो खत्म हो जाएंगे तो नेचुरली फिर क्या होगा, नई टर्म्स एंड कंडीशंस एक्चुअली इन्फोर्स होंगी उसमें। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये कब का होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा एक तो चेंज इन पीएसआर के केस में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम और क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, हमारे पार्टनरशिप फर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उस पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स या डीड। तो एनीवे मैं बता रहा था, एक तो चेंज इन पीएसआर के केस में होगा, एक होगा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एक होता है इन केस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, एंड फोर्थ वन इज इन केस ऑफ व्हाट, डेथ ऑफ द पार्टनर। ये फोर केसेस के अंदर क्या होता है, हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है। जैसे एडमिशन के केस में मैं कहूं ABC 3 पार्टनर्स थे और डी फर्म में आया, तो जो एग्रीमेंट ABC का था वो डिसॉल्व हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और न्यू एग्रीमेंट AB और CD का इन्फोर्स होगा। नए एग्रीमेंट को आपको इन्फोर्स, नए एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में एक्चुअली करना पड़ेगा, क्योंकि अब डी भी फर्म में आ चुका है। तो नेचुरली डी की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उसका IOC होगा, उसकी सैलरी होगी, उसकी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होगी, उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। ये सारी किसके अंदर शो की जाएंगी, अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बीच में। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट एनफोर्स। ओके, Now come to the dissolution of partnership firm। जैसा मैंने अभी कहा कि partnership firm itself is an entity, और अगर entity dissolve हो रही है means इसको हम बोलेंगे winding up of the business। winding up of the business का मीनिंग होगा कि आपके बिजनेस का खत्म हो जाना, अब ये बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस अब आप अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करोगे, यू आर वाइंडिंग अप द बिजनेस, बिजनेस को बंद किया जा रहा है, और इसके बाद इस बिजनेस की एक्टिविटी एक्चुअली नहीं चलेगी। व्हाई, बिकॉज वी आर डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप फर्म। पूरी एंटिटी को ही हम डिसॉल्व कर रहे हैं, पूरी एंटिटी को ही हम एक्चुअली खत्म कर रहे हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब देखिए होता क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग होगा पार्टनरशिप फर्म का एंड हो जाना, है ना। तो पार्टनरशिप फर्म, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि पार्टनरशिप जो है ये एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में क्या होती है, कंडक्ट होती है। सारी पार्टनरशिप फर्म जो होती है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में कंडक्ट होती है।
तो नेचुरली डिसोल्यूशन से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ क्या होंगे, कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ नॉर्म्स और कुछ ना कुछ सेक्शंस या कुछ ना कुछ क्लॉजेस बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि भाई किन किन सर्कमस्टांसेस में से कौन कौन से मोड्स हैं जिसकी वजह से एक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। ओके, तो दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हमारे डिफरेंट मोड्स हैं। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म एक्चुअली डिसॉल्व हो जाती है। बेसिकली देयर आर टू मोड्स, दो बेसिक मोड्स होते हैं। सेकंड होता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर आ जाए कि फर्म को डिसॉल्व करो तो फर्म को आपको कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा, और विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये होगा अपना बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एंड फर्स्ट इज व्हाट, विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अच्छा, इसके ऊपर सेक्शंस एप्लीकेबल है, इसके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल है, ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम सेक्शन 40 टू सेक्शन 43, और जब बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन व्हाट 44 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो ये विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मींस उसमें कोर्ट ऑर्डर नहीं करती, और उसके अलावा कोई और सर्कमस्टेंस के अंदर क्या होता है, आपकी फर्म डिसॉल्व होती है, और यहां पर कोर्ट आपको ऑर्डर करती है कि भाई आपको कंपल्सरीली फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब उसमें हमारा फर्स्ट केस है विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, फिर इसके अंदर टोटल 4 केसेस आते हैं, क्योंकि सेक्शन 40 टू 43 है, तो 4 अलग अलग सेक्शंस के 4 अलग अलग केसेस बेसिकली इसके अंदर आएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले सेक्शन 40 इसमें एप्लीकेबल होता है, एक सेक्शन 41 होगा, एक सेक्शन 42 होगा, और एक सेक्शन 43 होगा। ओके, बाय एग्रीमेंट, फर्स्ट सेक्शन इसमें सेक्शन 40 होता है बाय एग्रीमेंट। सेकंड होगा सेक्शन 41 में कंपलसरी डिसोल्यूशन, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए जिसकी वजह से आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़े, और उसके बाद सेक्शन 42 में होता है बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ओके, और सेक्शन 43 होगा बाय नोटिस, क्या होगा, नोटिस दे दिया जाएगा, तो उसके अंदर भी हमारा डिसोल्यूशन हो जाता है। फाइन, तो हमारे पास सबसे पहले विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है, सेक्शन 40 टू 43, सेक्शन 40 में बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सबसे पहली बात ये होती है कि एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट एक लीगल लैंग्वेज के अंदर आता है। एग्रीमेंट में एक ऑफर होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है, पार्टनर्स ने आपस में विलफुली या कंसेंट वाइज डिसाइड कर लिया कि अब हम इस फर्म को आगे नहीं चलाएंगे, इस फर्म को बंद कर दो, या पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका बना हुआ था कि भाई इस काम के बाद में इस फर्म को एक्चुअली खत्म कर दिया जाएगा। पार्टनर ने आपस में, नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई पार्टनर्स एग्रीमेंट के अंदर तो होता है कि भाई पार्टनर आपस में एग्री हो गए कि भाई इस फर्म को क्या कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए, इस फर्म को आगे चलाने की अब और कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके बीच में जो भी रीजन हो, कोई पार्टनर बिजी हो गए हो, कोई पार्टनर कहीं और दूसरे बिजनेस में लग गए हो, अब उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भाई इस बिजनेस को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, इस बिजनेस को हम क्या कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है, एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी और बहुत सारी पार्टीज क्या करती है, उसमें एक्सेप्ट करती है। ओके, तो यहां पर पार्टनर्स ने ऑफर किया कि भाई इस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, और सारे पार्टनर्स की कंसेंट इसके अंदर लगेगी। याद रखना, बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सारे पार्टनर्स की कंसेंट से ही हो सकता है। ऐसा ना हो कि भाई किसी पार्टनर की एक्चुअली उसके अंदर कंसेंट ना मिले। ठीक, फाइन। तो एग्रीमेंट में डिसोल्यूशन तभी होगा जब सारे के सारे पार्टनर्स उसको करने के लिए रेडी हो, और ये उनका वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन होता है। मींस इसमें कोर्ट का कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, सारे पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया, उनमें आपस में एग्रीमेंट हो गया कि भाई फर्म को अब वाइंड अप कर देना चाहिए, बिजनेस शुड नॉट बी कंटिन्यूड एनी फर्दर। उसके बाद हमारा सेकंड केस है सेक्शन 41 कंपलसरी डिसोल्यूशन। अभी कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है, देखिए कंपलसरी डिसोल्यूशन को हम बोलेंगे बाय हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, बाय हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट which makes the business unlawful. Okay,
इसका हम ये बोलेंगे कि भाई कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे आपका बिजनेस क्या हो जाए, अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाए, तो उस केस में आपको कंपलसरीली फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। कोर्ट वोर्ड के ऑर्डर की एक्चुअली रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर भाई अनलॉफुल बिजनेस कैसे, क्या स्मगलिंग है या कुछ है? देखिए ये सब तो क्या है, इलीगल बिजनेस है, और जो बिजनेस स्टार्टिंग से इलीगल है वो तो वॉइड अब इनिशियो होगा, मींस उसके अंदर फिर आपको पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी। अनलॉफुल का मतलब होता है भाई पहले ये लॉफुल था बट गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स आ गए, कुछ मैंडेटरी या कंपलसरी नॉर्म्स आ गए, जिस वजह से अब ये बिजनेस जो है ये अनलॉफुल कहलाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे भाई कहीं पर भी कुछ हम जैसे सिंपल अगर हम एक एग्जांपल लें कि आप लेदर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ठीक है। अब लेदर प्रोडक्ट्स नेचुरली कहां से बनता है भाई, एनिमल स्किन से बनता है ये लेदर प्रोडक्ट्स। अब लेदर प्रोडक्ट्स एनिमल स्किन से बनने की वजह से आप अभी डील कर रहे हैं, और ये पहले बेसिकली अपने आप में क्या है, एक लॉफुल बिजनेस है, मींस इसके अंदर लोग बिजनेस कर सकते हैं। अब आपने एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी है कि उसके अंदर आप लेदर प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, और दूसरा आर्टिफिशियल लेदर में भी डील करते हैं, और दूसरे वेलवेट के, और दूसरे मींस इस तरह के आप बिजनेस में लगे हुए हैं। अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए कि भाई अब लेदर प्रोडक्ट से बनने वाले प्रोडक्ट क्या कर दिए जा रहे हैं, बैन कर दिए जा रहे हैं। अब उसको आप और फर्दर मोर अब इसके अंदर आप डीलिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब हुआ क्या, जब आपने इस बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया था, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम इट वाज अ लॉफुल बिजनेस, और अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स आने की वजह से क्या हो गया, इट बिकम्स एन अनलॉफुल बिजनेस। अब वो अनलॉफुल हो गया। जैसे ही ये बिजनेस अनलॉफुल डिक्लेयर होगा, आपको अपने बिजनेस का कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, ओके। अच्छा एक बात और इसके अंदर समझ लीजिए कि भाई मैंने क्या कहा कि भाई सिर्फ उसी बिजनेस, इसका स्कोप सिर्फ उस स्पेसिफिक बिजनेस तक ही है। उसके अलावा अगर आप कोई और प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं या कोई और भी पार्टनरशिप आपकी चलती है, तो उनके लिए वो बिजनेस कंटिन्यू ही रहेगा। मींस डिसोल्यूशन जो होगा वो एक स्पेसिफिक बिजनेस को लेकर ही होगा। मींस आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट अलग अलग आप बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें सिर्फ जो अनलॉफुल डिक्लेयर होगा उसी को आपको कंपलसरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा, ओके फाइन। तो सेकंड हमारा क्या हो गया, सेक्शन 41 कंपलसरी डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट व्हिच मेक्स द बिजनेस अनलॉफुल, और मैंने इसका एग्जांपल आपको अल्टीमेटली दे दिया। उसके बाद हमारा थर्ड है सेक्शन 42। सेक्शन 42 में ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई खास घटना के घट जाने पर फर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इसके अंदर टोटल 4 केसेस होते हैं। फर्स्ट केसेस होता है ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, ठीक है जी। सबसे पहले कोई एक्सपायरी ऑफ टाइम है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, कोई खास स्पेसिफिक वेंचर आपने बनाया है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड केस होगा अपना ऑन द डेथ ऑफ, ड्यू टू द डेथ या ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पर, ओके। एंड फोर्थ होता है इसमें ऑन एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन बोलते हैं, एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है जी। ये हमारे 4 केसेस इसके अंदर होते हैं। फर्स्ट केस इज व्हाट, ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, आपने किसी एक खास वक्त के लिए, किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी पार्टनरशिप फर्म को बनाया था कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म 4 साल एग्जिस्टेंस में रहेगी, फ्रॉम 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 2022। अब 31 मार्च 2022 आ गया तो उस केस में आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये कि भाई एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने फर्म बनाई थी, वो टाइम आपका कंप्लीट हो गया, अब उस टाइम के कंप्लीशन के ऊपर आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो होता है टाइम के लिए, एक होता है कंप्लीशन ऑफ वेंचर के लिए। वेंचर का मीनिंग होता है कोई स्पेसिफिक काम या कोई खास काम के लिए आपने आपस में पार्टनरशिप की थी, अब वो खास काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप अपनी पार्टनरशिप को ऑटोमेटिकली तोड़ देंगे। जैसे लेट्स सपोज कि भाई इसके अंदर मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूं कि आपने सोचा था कि भाई कोई एक लंबा हाईवे प्रोजेक्ट है, 50-100 किलोमीटर्स का या 200-300 किलोमीटर्स का एक हाईवे प्रोजेक्ट है, और उस हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर लंबी चौड़ी कैपिटल इन्वेस्ट होने वाली है, और आप भी एक रियल एस्टेट के बिल्डर है, तो आपने सोचा कि भाई मैं हाईवे प्रोजेक्ट ले लूं, लेकिन उसकी कॉस्ट आपकी लिमिटेशन के बाहर जा रही है, मींस आपके उसके बाहर जा रही है। तो आपने क्या किया कि भाई 2-4 और बिल्डर को मिलाया, और 2-4 लोगों ने मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बना ली, और कहा कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म तभी तक चलेगी जब तक ये हमारा हाईवे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, और जैसे ही हाईवे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हम इस पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। अब ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कब से हुई, उस हाईवे प्रोजेक्ट के मिलने से लेकर कब तक, जब तक वो हाईवे प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, फिर भले उसके अंदर 2 साल लगे, 3 साल लगे या 10 साल लगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, इसमें टाइम के बाद है, और इसमें एक स्पेसिफिक अचीवमेंट या स्पेसिफिक वेंचर को पूरा कर लेने के बाद में होता है, ओके फाइन। Now come to the third point on the death of the partner। भाई किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। अब यहां पर
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और स्टूडेंट्स अक्सर आर्गुमेंट करते हैं कि सर इससे पहले तो हमने चैप्टर पढ़ा था डेथ ऑफ द पार्टनर, वहां तो फर्म कंटिन्यू रहती है। तो एक्चुअली इन चारों पॉइंट्स के अंदर एक पॉइंट होता है कि भाई अगर ये फर्म, इन चारों केसेस में कंपलसरी डिसोल्यूशन बोला गया है, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहेंगे तो उस फर्म को वो बेसिकली कंटिन्यू कर सकते हैं इवन इन दीज टू केसेस ऑल्सो। भाई यहां पर मान लो ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स थे, एक्सपायरी ऑफ टाइम हो गई, फर्म को डिसॉल्व करने का टाइम आ गया, वैसे तो फर्म कंपलसरीली डिसॉल्व हो जाना चाहिए, बट अगर सारे पार्टनर्स इस बात पर एग्री हैं कि नहीं भाई ये सारे पार्टनर्स की कंसेंट आ गई कि हम इस पार्टनरशिप फर्म को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो दे कैन कंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म को आगे चला सकते हैं। ओके, इस केस में भी वेंचर खत्म होने के बाद में अब आगे कोई और वेंचर ले रहे हैं या बोले कि नहीं अभी हमने 4 साल से वेंचर चला रहे हैं, अच्छा चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई, तो आगे भी हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो भी वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में अगर मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी और सी की डेथ हो जाती है, तो वैसे तो फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए, बट अगर जो ये हमारे सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं ए बी और डी, अगर ये चाहेंगे कि भाई फर्म को आगे कंटिन्यू किया जाए, तो दे विल कंटिन्यू द बिजनेस फर्दर मोर। ठीक है, आप इस बिजनेस को आगे चला सकते हैं। इसीलिए हम वो डेथ ऑफ द पार्टनर में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं करते। ओके, एंड फोर्थ इज एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है कि अगर कोई एडजुडिकेशन ये लॉफुल लैंग्वेज मींस बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है, इंसॉल्वेंट मींस बैंकरप्ट हो गया, उसकी लायबिलिटीज, उसकी पर्सनल लायबिलिटीज, उसकी पर्सनल एसेट से ज्यादा हो गई, तो उस केस में अगर एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गया तो कंपलसरीली फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा। एक भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता तो फर्म विल बी डिसॉल्व्ड कंपलसरीली। ठीक है, और उसके बाद अगर दूसरे पार्टनर चाहे तो फिर उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एनीवे, तो हमारे 4 केसेस हो गए ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, फर्स्ट क्या है ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, एंड फोर्थ एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन है इसमें सेक्शन 43 बाय नोटिस। ये हमारा सेक्शन 43 होता है बाय नोटिस। ये जो बाय नोटिस होता है ये प्योरली होता है पार्टनरशिप एट विल। किस केस में होगा? व्हेन देयर इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मीनिंग बता दूं कि भाई जिसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, जब चाहे आप फॉर्म को स्टार्ट करेंगे और जब चाहेंगे फॉर्म को बंद कर देंगे, मींस उसकी कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, अपने विलफुली आप क्या करते हो उस फॉर्म को कंटिन्यू करते हो, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। इस केस में बाय नोटिस ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर ने अगर नोटिस दे दिया रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो उस केस में फर्म को कंपलसरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कब से डिसॉल्व मानी जाएगी? देखिए अभी तो थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट और थोड़ा हायर स्टडीज तो आपके काम का भी नहीं है। भाई जिस दिन अगर डेट नोटिस के ऊपर, अगर नोटिस के अंदर अगर डेट मेंशन्ड हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस, और अगर नहीं हो तो जिस दिन कम्युनिकेशन हुआ हो, मींस आपस में कम्युनिकेट हो गया हो आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन, तो उस दिन से फर्म को डिसॉल्व मान लिया जाएगा। ओके फाइन, तो हमारे पास कौन से केसेस हो गए? ये सारे केसेस थे विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट का ऑर्डर नहीं चलता उस केस में हमारे पास 4 सेक्शन है, 40, 41, 42 एंड 43। 40 क्या है? बाय एग्रीमेंट, सारे पार्टनर की कंसेंट से। सेकंड 41 कंपलसरी डिसोल्यूशन, कोई ऐसी घटना हो जाए जिस वजह से आपका बिजनेस अनलॉफुल मान लिया जाए, तो फिर आपकी फर्म को भी, उस स्पेसिफिक बिजनेस की फर्म को भी आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। 4 इज ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, और एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। और मैंने कहा था कि इसमें पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स या बचे हुए पार्टनर्स या पार्टनर्स चाहे तो उस फर्म बिजनेस को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओके, और लास्ट इज सेक्शन 43 बाय नोटिस, और ये किस केस में होता है? पार्टनरशिप एट विल। एक पार्टनर चाहे तो नोटिस दे करके बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। ओके, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सेकंड है हमारा बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के अंदर हमारे पास भी अलग अलग केसेस होते हैं। बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के अंदर भी डिफरेंट केसेस होंगे। फर्स्ट केस होगा when a partner became a person of unsound mind। इसको क्या बोलेंगे? अनसाउंड माइंड बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं इंसैनिटी बोलते हैं। ओके, और सेकंड होगा इसके अंदर, चलिए हम एक एक करके इसको वन बाय वन समझते जाते हैं। इन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर बाय दी वे बाय चांस अगर किसी फर्म के अंदर कोई भी एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है। अनसाउंड माइंड का मीनिंग होता है ही इज नॉट एबल टू टेक द रैशनल डिसीजन, वो कोई रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। उसको जो कोई एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट के प्रोस एंड कॉन्स एक्चुअली वो नहीं समझ सकता, अच्छाई और बुराई नहीं समझ सकता, दैट इज कॉल्ड एज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर मान लीजिए कोई पर्सन कल तक मेंटली साउंड था, तब तक तो पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर था, और अब मालूम पड़े कि भाई एक पार्टनर परमानेंटली
पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो चुका है तो उस केस में फिर कोर्ट के नोटिस से फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि भाई कोर्ट को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये पर्सन अनसाउंड माइंड का हो चुका है? तो वो जो अनसाउंड माइंड का बंदा है उसके रिलेटिव्स या उसके कोई क्लोज फ्रेंड्स जो होंगे वो क्या करेंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे और फिर कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर करेगी पार्टनरशिप फॉर्म को कि भाई आप फॉर्म को क्या करो, डिसॉल्व करो। तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो बंदा अपना रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता किसी रीजन से। अच्छा, एक बार इसमें टेम्परेरी इलनेस नहीं आना चाहिए, मींस अगर उसके ठीक होने के चांस है या वो ठीक हो जाए बाद में तो उस केस में फिर डिसोल्यूशन नहीं होता। यहां पर ये बात प्रूव हो जाए कि भाई इन फ्यूचर अब ये बंदा कभी ठीक नहीं हो सकता और ये अनसाउंड माइंड का हो चुका और अनसाउंड माइंड का ही आगे चलेगा। इसमें दो आते हैं फिर, इडियट्स और लुनाटिक्स। अभी हम उसके बारे में बात डिस्कशन नहीं कर रहे, अदरवाइज लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा कि भाई बंदा जो होता है ये कोई मिसकंडक्ट के अंदर क्या हो, इन्वॉल्व हो जाए। मिसकंडक्ट का मीनिंग होता है कि भाई उसके कंडक्ट जो हो वो, मिसकंडक्ट का मीनिंग होता है बैड बिहेवियर नहीं होता, एक्चुअली मिसकंडक्ट का मीनिंग होता है इस तरह के कंडक्ट कर रहा है जिससे पार्टनरशिप फर्म को भी लॉस हो रहा है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको भी लॉस हो रहा है। अगर ये बंदा कोई भी पार्टनर अगर फर्म के अंदर इस तरह से मिसकंडक्ट करता है कि पार्टनरशिप फर्म को भी लॉस हो या फिर उसकी वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको कुछ ना कुछ लॉसेस उठाना पड़ सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट के केस में भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, बट कोर्ट को कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, लेट्स सपोज ए बी सी डी थे और सी अब मिसकंडक्ट कर रहा है, कंटिन्यूअसली मिसकंडक्ट कर रहा है, मींस भाई फर्म के अंदर चोरी कर रहा है, कुछ इस तरह के एग्रीमेंट्स कर रहा है जिसकी वजह से फर्म को कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहा है। दूसरे पार्टनर्स के ऊपर भी, ये क्या म्यूचुअल एजेंसी है, दूसरे पार्टनर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिमेनिंग पार्टनर्स कोर्ट में अप्लाई करेंगे, सूट फाइल करेंगे और कोर्ट फिर ऑर्डर देगी कि भाई इस फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। उसके बाद हमारा थर्ड केस होता है परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी का मीनिंग होता है कि वो बंदा फिजिकली अब वो बिजनेस में परमानेंटली इनकैपेबल हो चुका है और आगे वो बिजनेस को नहीं चला सकता। मींस फिजिकली अब वो इस तरह से हो चुका है कि भाई वो बिजनेस नहीं चला रहा, तो उसके रिलेटिव्स या उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं और कोर्ट के ऑर्डर से फिर फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी उसमें, ठीक। उसके बाद हमारा फोर्थ केस है परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ये होता है परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मीनिंग होता है कि कोई एक पार्टनर है या एक से ज्यादा पार्टनर्स है वो कंटिन्यूअसली ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे आपके एग्रीमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अभी मैंने कहा कि भाई पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी और अगर किसी एक पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया, कोई ऐसी हरकत की जिस वजह से दूसरे पार्टनर फंस सकते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी एप्लीकेशन के ऊपर फॉर्म को क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। फाइन, तो ये इसके अंदर आता है। अब देखिए इसके अंदर क्या देके रखा है, सबसे पहले अलग अलग केसेस इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला इसमें होता है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मीनिंग होता है कि भाई कोई चोरी या हेरा फेरी कंटिन्यूअसली वो फॉर्म के अंदर का, परसिस्टेंटली मींस कंटिन्यूअसली वो करता जा रहा है, तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो नोटिस देकर फॉर्म को बंद करवा सकते हैं। उसके बाद और होता है होल्डिंग कैश मोर देन द डिजायर्ड अमाउंट। मोर देन द डिजायर्ड अमाउंट हो गया। उसके बाद एनॉर्मस अकाउंट, अलग अलग अकाउंट्स वो क्या करता है, मेंटेन करता है। तो कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से फॉर्म को जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट को कंटिन्यूअसली तोड़ा जा रहा है, तो वो फिर उस केस में भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट के थ्रू वो नोटिस दे करके फॉर्म को बंद करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट केस है बाय ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग होता है, ट्रांसफर इंटरेस्ट का मीनिंग होगा कि फॉर्म में जो भी उसका लगा हुआ पैसा है वो कहलाता है इंटरेस्ट। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि भाई अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दे बिना किसी दूसरे पार्टनर्स को बताए, या फिर उनकी मर्जी के बिना वो क्या करे कि भाई अपना शेयर किसी बाहर वाली पार्टी को क्या कर दे, सेल कर दे। तो इस केस में भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाने के बाद में फॉर्म को कंपलसरीली या कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व कर सकते हैं। और इसका लास्ट केस है कि बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन इन एनी कंडीशन एक्सेप्ट अ लॉस। ठीक है, हो क्या रहा है कि भाई आपके बिजनेस में कंटिन्यूअसली लॉसेस हुए जा रहे हैं। अब आपका बिजनेस लॉसेस में चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक लॉस चल रहा है और अब फ्यूचर में आपको इसकी रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है, फॉर्म आगे जाकर के इंसॉल्वेंट होने का डर है। तो फिर उस केस में भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर कोर्ट के अंदर चला जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद में वो कोर्ट से नोटिस दिलवा करके सूट फाइल करके फॉर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। ठीक, फाइन। तो ये थे हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन होते हैं, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है और एक बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। विद सेक्शन मैंने आपको बताया सेक्शन 40, 41, 42 एंड 43 इसमें एप्लीकेबल है, और इन सारे केसेस के ऊपर एक ही सेक्शन 44 एप्लीकेबल है और उसी के अंदर सारे के सारे मेंशन किए गए। तो आई होप डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा, और ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, सेक्शंस पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जा सकता है, और अल्टीमेटली आपके कंसेप्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली होता ही है। सो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।